हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी के एनवायरनमेंट सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, काफ़ी रिवीजन भी चल रहा है और साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है हमारी। तो जो अभ्यर्थी अभी भी हमारे साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को पहले तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की जो वीडियो है उन्हें आगे भी मिलती रहे नोटिफिकेशन पे, और बेल आइकॉन को ऑल करना ना भूलें। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। देखिए, चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला है भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है, क्या वो पर्यावरण है। या संपूर्ण दशाएं जो हमारे चारों ओर रखती हैं और व्यक्ति को एक समय से दूसरे बिंदु पर एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं, वो भौतिक अजैविक जैविक दुनिया जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जोड़ती है, क्या वो हमारा पर्यावरण का हिस्सा है। तो देखिए, काफी मोस्ट चीजें यहाँ पर आ जाती हैं पर्यावरण में। लेकिन सबसे पहले आपको समझने वाली चीज ये है कि देखिए, पर्यावरण ये सब है। भूमि, जल, वायु, संपूर्ण दशाओं का योग, भौतिक जैविक अजैविक। पर्यावरण कोई एक टर्म नहीं है, पर्यावरण ये सभी आंसर है, ये सभी है ना। पर्यावरण की ज्यादा डिटेल के लिए मैंने बाकायदा एनसीईआरटी से एक उसकी फिगर उठाई हुई है, आप इसको देखिएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पौधे, जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर से है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। 1986 के पर्यावरण में जो हमारे अधिनियम बनाया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसमें उसकी परिभाषा ये दे रखी है। ठीक है, तो आप दे रखे हैं किसी जीव के चारों ओर उसके भौतिक और जैविक दशाओं जो हमें अंत्यक्रिया में सम्मिलित करते हैं, पर्यावरण कहलाता है। जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है, पर्यावरण है। ठीक। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, ये भी तो आपको रट गया होगा, फ्रेंच भाषा से हुई है। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण जैविक अजैविक भू आकृतिक सभी से यहाँ पर पर्यावरण बनता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना कैसी होती है। देखिए, इसकी जो रचना होती है वो भौतिक जैविक सांस्कृतिक तत्वों के पारस्परिक तत्वों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। अधोलिखित में भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। देखिए, भौतिक में भूमि आती है, मिट्टी आती है, खनिज आती है, बस्तियां जो है वो मैन मेड है, ये भौतिक पर्यावरण का हिस्सा यहाँ पर नहीं है। मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? देखिए, जिसको मानव चेंज कर दे उसको एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब है इंसान द्वारा बनाया गया पर्यावरण। जैसे हम घर में भट्टी चलाकर वहां के एनवायरमेंट को गर्म कर लें तो वो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण होगा। पारिस्थितिक शब्द जिसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं, सर्वप्रथम किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। अर्नेस्ट हैकेल ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, जैसे आप ये पौधा देख रहे हैं, ये पौधा अपना मुंह फाड़ कर, जो कीट भक्षी पौधा कहते हैं, इसको नेपेंथियस कहते हैं, नेपेंथियस। तो ये जो पारिस्थितिक है ना, ये तो एक अलग क्वेश्चन था कि इस पौधे को क्या कहते हैं, नेपेंथियस। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, पारिस्थितिक निम्नलिखित में से बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो देखिए, पारिस्थितिक किसका अध्ययन है? पारिस्थितिक जीव और वातावरण का अध्ययन है। ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वो इस बात के ऊपर टिका हुआ है कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसकी संकल्पना को प्रस्तावित किसने दिया। देखिए, पारिस्थितिक एजी टेंसरे ने दिया था। एजी टेंसरे ने। जब बात तंत्र की आए, खाली परिस्थिति की बात आए, परिस्थिति की इतना इतना शब्द आए, तंत्र तंत्र जड़ा हुआ ना हो, खाली पारिस्थिति की शब्द लिखा हुआ है, तो दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। लेकिन अगर इसके साथ तंत्र जोड़ दें तो ये दिया है एजी टेंसले ने। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? सबसे बड़ा इकोलॉजी सिस्टम क्या है? देखिए, सबसे बड़ा इकोलॉजी सिस्टम है हमारा जैव मंडल, जिसमें हमारे जीव जंतु रहते हैं। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? जहां जीव रहता है उसको सटीक जगह को जो है, इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं कहते, इनमें से उपरोक्त है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसको कहते हैं बायोम। बायोम है ना, जो वहां का एरिया, या उसको उसका नीच, NICHE, नीच भी कहते हैं, NICHE, जिस एरिया में वो पाया जाता है। सबसे अधिक स्थिर क्या है? देखिए, सबसे अधिक स्थिर तंत्र जो है वो हमारा महासागर है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि पादप पादप और जंतु फैलाव को प्रभावित करने वाला है ना, और भू आकृतिक कारक। देखिए, जैसे जमीन एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेती है और दूसरा हिस्सा ऊपर चढ़ जाता है जमीन के, जैसे कि आप इस एनिमेशन के माध्यम से देख रहे होंगे, जमीन की एक पट्टी नीचे धस रही है, दूसरी पट्टी उसके ऊपर चढ़ रही है। जैसे कि हमारा हिमालय दिन प्रतिदिन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जैसे हिमालय चोटी यहाँ पे दिखा रखी है। तो ये जो है, ये घटक किसका है? देखिए, ये घटक है ढोल कोण, ढाल आकृति, ढाल कोण और अपेक्षित उभार का। ये डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? देखिए, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है धान का खेत।
धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है, CH4। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि घटती उत्पादनशीलता के हिसाब से परिस्थिति तंत्र क्या है। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, तो डिक्रीज ऑर्डर में मैंग्रोव सबसे नंबर 1 पाएंगे, घास के मैदान, फिर झील, फिर सागर। ये घटता हुआ जो है हरियाली है, एक तरह से घटती हुई इकोलॉजी सिस्टम है। किस निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता है क्या कहलाती है? देखिए उसको जो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं वहन क्षमता, है ना। बियरिंग सिस्टम कैपेबिलिटी जो होती है उसकी, बियरिंग कैपेबिलिटी वहन क्षमता कहते हैं जिस एरिया में जितने जीव वहां पर स्टेबल कह पाए या रह पाए। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना 1927 में किसने दी थी? देखिए ये दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका कई एग्जामों में बार बार पूछा भी गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जीव भार का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उलट जाता है? जीव भार का पिरामिड जो होता है किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? देखिए ये उलट जाता है तालाब में, क्योंकि तालाब में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। खाद्य श्रृंखला का क्या अभिप्राय है? देखिए खाद्य श्रृंखला का अभिप्राय है एक जीव से दूसरे जीव का ऊर्जा अंतरण, है ना। ये खाद्य श्रृंखला का यहाँ पर सीधा सीधा उदाहरण है। ठीक, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? देखिए खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है। मानव खेती भी करता है और जीवों को भी खाता है, तो प्रथम और द्वितीय उपभोक्ता दोनों में आता है। खाद्य श्रृंखला क्या है? अब ये भी क्वेश्चन है। एक जीव दूसरे जीव को ऊर्जा के रूप में यदि खा ले तो उसको खाद्य श्रृंखला का हिस्सा कहा जाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इसको कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। पारिस्थितिकी निकेत या पाकिस्तानी नीच जिसको हम कहते हैं, इसमें प्रतिपादित किया था किसने किया था? मतलब पारिस्थितिकी निकेत को किसने प्रतिपादित किया था, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो प्रतिपादित किया था ये किया था ग्रीनेल्स ने। ये क्वेश्चन केवल एक बार ही आया है, लेकिन बड़े एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि किसी एकल जाति और उसके रहवास के पर्यावरण के घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है स्व पारिस्थितिकी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं, यदि आप घड़ियाल को देखना चाहें तो घड़ियाल आपको कौन से इकोलॉजी सिस्टम में मिलेगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मतलब किस पारिस्थितिक तंत्र में घड़ियाल यहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए घड़ियाल आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर है। घड़ियाल है चंबल घाटी में, तो चंबल नदी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जाति को फायदा हो दूसरी जाति को सामान्य स्थिति में ना लाभ हो ना हानि, तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है सहभोजिता, मतलब दूसरे के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड रहना। लाइकेन जो समुद्री काई है, कवकमूल या हर्मिट केकड़े का उदाहरण क्या है? देखिए ये जो है ये उदाहरण है सहोपकारिता का, क्योंकि ये अपना मूल नष्ट कर देते हैं दूसरे को भोजन देने के चक्कर में। इनको इससे पर्सनली कोई लाभ यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है, तो इस स्थिति क्या कहते हैं? एक जीव को लाभ हो जाए दूसरे को ना मिले, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है परजीविता कहते हैं। मतलब परजीविता का मतलब है दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड रहना। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जलजीवशाला भी को भी क्या कहा जाता है? मैंने पहले ही कहा था बायोम कहते हैं, बायोम। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लेकिन इस बार लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में रहता है। डेनिसोवन क्या है? ये एक आदि मानव जाति है, स्पीसीज एक तरह की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए पर्यावरण के कुछ इंपोर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आप देख लें। देश की प्राकृतिक पूंजी से सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल और खनिज। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पूंजी या प्राकृतिक संसाधन। 1972 में क्या आयोजित हुआ था? स्टॉकहोम राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ था। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। सौर विकिरण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? जल चक्र की है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी, जो कि नदियों को जोड़ने का एक सिस्टम है, कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नागपुर में। नीरी कार्य करता है किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास क्या है? जैविक विविधताओं का संरक्षण, प्रदूषण का निषेध और नियंत्रण और निर्धनता को घटाना। अब है ना, ये शिखर लिखा हुआ है यहाँ पर। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का योजना जो लागू हुई, कब हुई? रियो में लागू हुई थी, रियो में। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992। ये ब्राजील की राजधानी है।
ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको भी आप एक बार देख लें, इंपोर्टेंट है। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए सर्वाधिक पर्यावरणीय विकास हेतु क्रम निर्धारित इन कार्यक्रम में दिया गया है। ये क्या है? एजेंडा 21। रियो 20 का घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ये था फ्यूचर वी वांट, फ्यूचर जो हम चाहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाता है? वायुमंडल। वायु क्या है? वायु गैसों का एक मिश्रण है जिसमें इतना हाइड्रोजन, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कार्बन डाइऑक्साइड 0.38%। नोबल गैसों में जो गैस नहीं आती वो है रेडॉन। वातावरण में सर्वाधिक गैस में पाई जाती है नाइट्रोजन। पृथ्वी पर पाई जाने वाली पेड़ वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो कौन से गैस की कमी हो जाएगी? ऑफकोर्स ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है वो है वायु का प्रदूषण। पृथ्वी के कार्बन चक्र और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्र नहीं बढ़ता। देखिए प्रकाश संश्लेषण से CFC गैसें नहीं बढ़ती है ना। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के मात्र नहीं बढ़ता, देखिए प्रकाश संश्लेषण से नहीं बढ़ता। क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।